लाई करते हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में थोड़ा सा ऊपर लाई करते हैं उनको तो हम कहते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जो थोड़ा बीच में लाई करते हैं उनको मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, और जो नीचे लाई करते हैं उनको बोलते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में हम ये देखते हैं कि मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, ऑक्साइड्स का हम रिडक्शन कराते हैं और तब हमारे पास जो है वो मेटल आता है। ऑक्साइड्स का रिडक्शन होने का मतलब क्या है? ऑक्साइड्स का रिडक्शन होने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन जुड़कर एक कंपाउंड बन रहा है, तो उसको हम ऑक्साइड बोलेंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल लास्ट क्लास में देखा था जिंक ऑक्साइड का, तो जब उसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीजन के रिमूवल को हम रिडक्शन कहते हैं, या फिर हाइड्रोजन का एडिशन हो तो उसको भी रिडक्शन कहा जाता है। खैर, यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल देखना है हमको। तो अब आप ये देखिएगा, इसमें हम ये कह रहे हैं, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, जिंक अकर्स एज जिंक कार्बोनेट इन कैलामाइन ओर। तो जिंक कार्बोनेट जो है, जिंक कार्बोनेट का जब कैल्सिनेशन करा देते हैं तो जिंक ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। अब कैल्सिनेशन क्या होता है? कैल्सिनेशन का मतलब होता है जहाँ पर भी कार्बोनेट और मिलेगा वहाँ पर मुझे कैल्सिनेशन कराना पड़ेगा। हम याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि C फॉर कार्बोनेट और एंड C फॉर कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब होता है बर्निंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में हम किसी भी चीज़ को अगर बर्न करते हैं तो उसको कहा जाता है कैल्सिनेशन। तो जिंक कार्बोनेट को हमने जब बर्न करा था तो बर्निंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। हमको क्या मिला था यहाँ पर? जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस CO2। ठीक है, एक चीज़ तो ये, तो हमको क्या मिल गया? जिंक ऑक्साइड मिल गया। दूसरा जी, ये तो होता है कैल्सिनेशन। दूसरा होता है कि अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसी चीज़ को बर्न करा जाए तो उसको रोस्टिंग कहते हैं। तो वो हम करते हैं जिंक सल्फाइड ओर। जिंक अपना, अगर जिंक हमको कार्बोनेट ओर की फॉर्म में मिलेगा तो हम करेंगे कैल्सिनेशन। जिंक अगर हमको ग्राउंड की खुदाई करने पर अगर वो हमको जिंक सल्फाइड ओर के फॉर्म में मिलेगा, जिंक सल्फाइड मिलेगा अगर, तो हमें क्या करना होगा? रोस्टिंग करनी होगी। रोस्टिंग का मतलब क्या है कि इसका इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के साथ ऐड कराकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको बर्न कर देना, इसको कहते हैं रोस्टिंग। तो हमको मिलेगा ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज SO2। तो दोनों ही केसेस में, चाहे मेरे को कार्बोनेट और मिले चाहे मेरे को सल्फाइड और मिले, दोनों ही केसेस में हमारे पास क्या आ गया? जिंक ऑक्साइड आ गया। यहाँ पर भी जिंक ऑक्साइड आया, यहाँ पर भी जिंक ऑक्साइड आया। अब हमें क्या करना होता है कि जिंक ऑक्साइड का हमको रिडक्शन कराना होता है, यानी कि जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल करना होता है, तभी तो जिंक बचेगा, मेटल बचेगा हमारे पास। तो देखिएगा पेज नंबर 49 पर, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद कार्बन। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे अब हमारे पास मेटल ऑक्साइड आ गया, जिंक ऑक्साइड आ गया, तो जिंक ऑक्साइड का कार्बन की हेल्प से रिडक्शन करवाना है। तो कार्बन की हेल्प से रिडक्शन कैसे होगा? जिंक ऑक्साइड में बस कार्बन का एडिशन करवा दीजिए, कार्बन से रिएक्शन करवा दो। तो जिंक ऑक्साइड आया, इसका रिएक्शन हमने कार्बन के साथ करवाया, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद कार्बन, तो क्या मिलेगा? जिंक प्लस जिंक प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये मिलता है इसमें। ऐसे ही हम ये देखते हैं कि रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम। तो जैसे हम मैंगनीज एक मेटल होता है, हालांकि कम मिलता है ये मेटल, और रिएक्टिविटी सीरीज में जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, उसमें भी आप देखेंगे कि मैंने मैंगनीज का जिक्र नहीं करा क्योंकि इसके रिएक्शंस काफ़ी कम है, तो हमने मैंगनीज जो है उसका जिक्र करा नहीं। मैंगनीज जो है वो अगर नेचर में, अगर उसकी ज़मीन के नीचे से अगर मैंगनीज निकालने की कोशिश करते हैं तो मैंगनीज अपने ऑक्साइड की फॉर्म में ही मिलता है। तो मैंगनीज के लिए मेरे को कभी भी रोस्टिंग या कैल्सिनेशन वगैरह कुछ कराना नहीं पड़ता। मैंगनीज हमको मतलब ऑटोमेटिकली अपने ऑक्साइड की ही फॉर्म में मिलता है। तो MnO2 मिल गया हमको, MnO2 ये मिल गया। अब MnO2 का रिएक्शन हमने एल्यूमिनियम के साथ करा दिया, तो क्या होगा? एल्यूमिनियम क्या कर रहा है? हमने देखा था इसमें शुरुआत में हमने लिखवाया था, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में हमको ज़रूरत पड़ती है 4 एलिमेंट्स की, एक तो कार्बन, एक एल्यूमिनियम, एक सोडियम और एक कैल्शियम। ठीक है, तो ये जो 4 एलिमेंट्स हैं, इन 4 एलिमेंट्स की हेल्प से हम रिडक्शन करवाते हैं।
तो जैसे जिंक ऑक्साइड था, इसका रिडक्शन हमने करवाया कार्बन की हेल्प से। मैंगनीज MnO2 जो है, मैंगनीज ऑक्साइड, इसका रिडक्शन हम करवा रहे हैं एल्यूमिनियम की हेल्प से। तो क्या मिलेगा, यहाँ पर तो Mn आ जाएगा, ठीक है। और एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, Al2O3। बैलेंसिंग आप अपने आप करते रहिएगा, बैलेंसिंग तो कर लेंगे, ठीक है, बैलेंसिंग तो हो जाएगी। चले आगे। अच्छा जी, इसके बाद आप देखिएगा, फिर है द रिडक्शन ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड विद एल्यूमिनियम इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये वाला जो रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हो गया, इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद हम अगला टाइप का देखेंगे, एक दूसरा रिएक्शन होता है थर्माइट रिएक्शन। तो थर्माइट रिएक्शन भी इन्हीं के लिए होता है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के लिए। तो जैसे आयरन भी इसी कैटेगरी में आता है। तो आयरन को ऑब्टेन करने के लिए जो रिएक्शन होता है उसको हम थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। आयरन जो है, आयरन नेचुरली वो मिलता है, आयरन मिलता है हेमेटाइट ओर की फॉर्म में। आयरन का जो ओर होता है उसका नाम होता है हेमेटाइट। ऐसे ही जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के ओर को हम बोलते हैं बॉक्साइट, ठीक। तो आप सुनिएगा, द रिडक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल बाय यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड अ थर्माइट रिएक्शन और थर्माइट प्रोसेस। तो किसी भी मेटल ऑक्साइड को जब हम रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर, सॉलिड एल्यूमिनियम नहीं चाहिए हमको, एल्यूमिनियम अपनी पाउडर्ड फॉर्म में चाहिए। तो जब हम एल्यूमिनियम पाउडर की हेल्प से किसी भी मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। एल्यूमिनियम रिड्यूसेस आयरन ऑक्साइड टू प्रोड्यूस आयरन मेटल विद द इवोल्यूशन ऑफ लॉट ऑफ हीट। तो एल्यूमिनियम क्या करता है, आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करता है, ठीक है, reduces iron oxide to produce iron metal with the evolution of lot of heat. Due to this heat iron metal is produced in the molten state। तो समझ लीजिए कितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती होगी। आयरन भी अपनी पिघली हुई स्टेट, मॉल्टन स्टेट में हमको मिलता है इस रिएक्शन में। तो रिएक्शन क्या है, आयरन जब नेचर में मिलता है ना हमको, तो आयरन हेमेटाइट ओर यानी कि अपनी ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है। तो Fe2O3 मिलेगा और Fe2O3 का रिएक्शन जब हम एल्यूमिनियम के साथ कराएंगे, एल्यूमिनियम होता है अपनी पाउडर्ड फॉर्म में, तो हमको यहाँ पर मिलेगा Fe प्लस Al2O3 प्लस साथ में मिलती है बहुत सारी हीट, ठीक है। और जो आयरन में मिलता है ये भी अपनी मॉल्टन स्टेट में मिलता है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, सी पार्ट देखेंगे इसका, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। पेज नंबर 50 पर आ जाइए। तो हमने दो तरीके के मेटल्स की कैटेगरीज देख ली। एक हमने देखा हाईली रिएक्टिव मेटल्स, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक हमने देखा मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करा जाता है। अब हम तीसरा देखेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो लेस रिएक्टिव मेटल्स आप समझ गए होंगे, जो कॉपर से नीचे लाई करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। तो देखते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड जस्ट बाई हीटिंग इट सल्फाइड ओर इन एयर। तो क्या करा जाता है, मरकरी नेचर में हमको कैसे मिलता है, अपने ना सल्फाइड ओर की फॉर्म में मिलता है। तो सल्फाइड ओर को सीधा सीधा एयर में बर्न कर देते हैं। एयर में बर्न करने का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करने का मतलब क्या कहते हैं इसको, रोस्टिंग। रोस्टिंग, ये रोस्टिंग प्रोसेस है। तो इसमें आपको क्या करना है, मर्क्यूरी मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड जस्ट बाई हीटिंग इट सल्फाइड ओर इन एयर। तो जब हम लेस रिएक्टिव मेटल्स की बात कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स, तो इसमें ए पार्ट देखेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी लिख दिया सिर्फ मैंने, तो मर्क्यूरी को ऑब्टेन करना चाह रहा हूँ मैं। तो ये क्या होगा, HgS इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न करना, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इसकी रोस्टिंग कर रहे हैं। रोस्टिंग कर रहे हैं तो ये हमको क्या मिलेगा, मर्क्यूरस ऑक्साइड HgO और प्लस SO2। बैलेंसिंग करना चाहो तो कर लो। देखिए ऑक्सीजन का इधर 2 है, ऑक्सीजन का इधर 2 है ऑक्सीजन का, लेकिन इधर 3 है। तो क्या करेंगे, इधर 2 लगा देंगे, तो 2 ये हो गया ऑक्सीजन का, और 1 2 ज़ा 2, तो 4 हो गया। और इधर क्या करेंगे,
इधर अगर 2 लगा देंगे तो 2 2 ज़ा 4, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब मर्क्यूरी को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि मर्क्यूरी का 2 हो गया तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे। मर्क्यूरी का हो गया, लेकिन सल्फर का अब 2 हो गया, तो सल्फर को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे। अब ऑक्सीजन का 2 2 ज़ा 4 और 2 6 हो गया, तो यहाँ पर फिर 3 लगाना पड़ेगा। अब जाकर ये पूरा रिएक्शन बैलेंस हो गया। ठीक है, अब क्या इतने से ही काम चल जाता है? हम ये कहेंगे कि नहीं, इतने से काम नहीं चलता। अब हमारे पास मर्क्यूरस ऑक्साइड तो आ गया। मर्क्यूरस ऑक्साइड आने के बाद में मुझे तो मर्क्यूरी चाहिए ना, ऑक्सीजन इसमें से रिमूव करना है। तो अगला प्रोसेस देखिएगा क्या है। नाउ व्हेन दिस मर्क्यूरी सेकंड ऑक्साइड इज हीटेड टू अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म मर्क्यूरी मेटल। अब क्या करना है कि जैसे आप ये देखिए कि यहाँ पर ZNO आया था ऊपर के दोनों केसेस में, फिर ZNO का रिएक्शन हमने कार्बन के साथ कराया, तो कार्बन ने ऑक्सीजन को खींच लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया और जिंक मिल गया। MnO2 डायरेक्टली अपने ऑक्साइड की ही फॉर्म में मिलता है, मतलब उसमें मुझे कैल्सिनेशन या रोस्टिंग की जरूरत नहीं होती। MnO2 ऑब्टेन करने के लिए डायरेक्टली मेरे को अर्थ से MnO2 ही मिलता है। तो MnO2 का रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ कराया, तो एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन को खींच लिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया और Mn अलग हो गया। आयरन ऑक्साइड मिलता है डायरेक्टली, उसमें एल्यूमिनियम पाउडर से रिएक्शन करवाया, तो एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन को खींचा तो आयरन मिल गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग हो गया। इस केस में क्या है, फिर वही रोस्टिंग वाला केस है कि HgO मिला। अब HgO को मैं रिडक्शन नहीं कराऊंगा किसी के साथ में। HgO को सीधा आपको गर्म करना है, और कितना करना है, 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है, वो अपने आप ऑक्सीजन छोड़ देगा। तो देखिएगा क्या है यहाँ पर कि आपको क्या मिला, HgO, तो 2HgO मिला था, लिख लिया 2HgO, और यहाँ लिखेंगे हीट अप टू 300 डिग्री सेल्सियस, हीट अप टू 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अपने आप ही रिडक्शन होगा, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल अपने आप होगा, ऑक्सीजन का रिमूवल अपने आप होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा Hg अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन O2 अलग हो जाएगा। हाँ, ऑक्सीजन तो बैलेंस है, लेकिन Hg बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो 2Hg प्लस O2। तो इस तरह से हमारा मर्करी हमको मिल गया। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, इसके बाद अगला देखिएगा, बी पार्ट इसी में देखेंगे, लेस रिएक्टिव मेटल्स में हमारा आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। जैसे मर्क्यूरी का देखा, ऐसे ही कॉपर का देखते हैं। कॉपर, तो इसमें क्या है, कॉपर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड जस्ट बाय हीटिंग इट्स सल्फाइड ओर इन एयर। तो कॉपर भी अपने सल्फाइड ओर के फॉर्म में मेरे को मिलता है। तो हमने क्या देखा, ये मिल गया, Cu2s। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि कॉपर जो है ना, वो कभी कभी वैलेंसी 1 भी शो करता है। कॉपर कभी कभी वैलेंसी 1 भी शो करता है, तो इसलिए इसको लिखेंगे, जो हमको नेचर में जो कॉपर मिलता है ना, वो कॉपर सल्फाइड ओर की फॉर्म में मिलता है, लेकिन कॉपर की वैलेंसी वहाँ पर 1 होती है। जैसे हम ये जानते हैं कि नॉर्मली कॉपर की वैलेंसी 2+ होती है, सल्फर की वैलेंसी 2- होती है, तो 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो ये कॉपर सल्फाइड तो Cu(S) बनता है ना। ये कौन सा ले रहे हैं हम, Cu2s। तो हम ये कहते हैं कि नेचर में जब कॉपर हमको मिलता है ना, तो हमको वो अपनी वैलेंसी 1 के फॉर्म में ही मिलता है, तो Cu2s मिलेगा। इसको बोलते हैं कॉपर ग्लैंस ओर। कॉपर फर्स्ट सल्फाइड, फर्स्ट का मतलब इसकी वैलेंसी 1 है, इसको कहते हैं कॉपर ग्लैंस ओर। अब क्या करा जाता है भाई, सल्फाइड मिल रहा है ना, तो जब सल्फाइड मिला, यहाँ पर भी क्या था, सल्फाइड मिल रहा था, तो जब भी सल्फाइड मिलता है, कार्बोनेट और मिलता है तो कैल्सिनेशन करवाया जाता है। सल्फाइड और मिलेगा तो क्या कराएंगे, रोस्टिंग कराएंगे। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग, इसकी रोस्टिंग। अब ये मिलेगा हमें Cu2O, समझ रहे हैं, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी 1 है, तो कॉपर की वैलेंसी 1 ऑक्सीजन के साथ चली गई, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 वो इसके साथ आ गई। ठीक है, इसको बोलेंगे कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड, Cu2O, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड प्लस SO2, सल्फर डाइऑक्साइड।
ठीक है। जब भी कभी हम रोस्टिंग करा रहे हैं तो सल्फाइड ओर की ही रोस्टिंग करवाई जा रही है। सल्फाइड ओर की रोस्टिंग करवाते हैं तो हमें SO2 मिलता ही मिलता है हर जगह, इधर भी मिल रहा है SO2, इधर भी मिल रहा है SO2 रोस्टिंग में, ठीक। अब इसको बैलेंस कर लो, इधर कॉपर तो बैलेंस है, सल्फर भी बैलेंस है, ऑक्सीजन का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे, इधर लगा देंगे, अगर 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन का 2 2 4, ये 4 हो गया, और लेकिन कॉपर का भी बैलेंस बिगड़ गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, हाँ। तो लेकिन अब सल्फ़र का भी 2 हो गया, तो सल्फ़र का 2 करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे, तो 2 2 ज़ा 4, 4 और 2 6, 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, तो ऑक्सीजन का 6 हो गया, तो इधर 3 लगाया जाएगा। अब ये पूरा बैलेंस हो गया। अब हमारे पास जो Cu2 आया है, व्हेन अ गुड अमाउंट ऑफ Cu2s इज कन्वर्टेड इनटू Cu2O, अब ध्यान से सुनना, when a good amount of Cu2s is converted into Cu2O, the supply of air for roasting is stopped, and in absence of air, Cu2O reacts with the remaining Cu2s to form copper metal, ठीक है। तो क्या होता है, when a good amount of Cu2s, तो Cu2s क्या है, कॉपर ग्लैंसोर, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड, कॉपर फर्स्ट सल्फाइड, ठीक है। तो when a good amount of Cu2s is converted into Cu2O, जब एक अच्छा खासा अमाउंट Cu2s का Cu2O में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देते हैं वहीं। ऑक्सीजन की सप्लाई को जैसे ही रोकते हैं, फिर क्या होता है देखिएगा, द सप्लाई ऑफ एयर फॉर रोस्टिंग इज स्टॉप्ड एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और जब एयर गायब हो जाती है तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर Cu2O, वो जो Cu2O है, जो थोड़ा बहुत जो Cu2O बन गया है, व्हेन अ गुड अमाउंट ऑफ Cu2O इज प्रोड्यूस्ड, जब Cu2O बन गया है तो Cu2O रिएक्ट्स विद रिमेनिंग Cu2s, Cu2O बचे हुए Cu2s के साथ रिएक्ट करता है और कॉपर मेटल मिल जाता है हमको, ठीक है। तो क्या होगा, ये बीच का जो लाइन है ना, ये पूरी आपको लर्न करनी पड़ेगी इस रिएक्शन में कॉपर के लिए। तो क्या होगा, ये जो Cu2O है, Cu2O ये बचे हुए Cu2s के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो ट्वाइस ऑफ Cu2 हमको मिला, तो ये Cu2s के साथ रिएक्ट कर गया, इसको हीट कर दिया हमने। अब एयर नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हमें क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा, Cu कॉपर मिलेगा, और साथ में मिलेगा SO2, SO2, ठीक है। और बैलेंसिंग करके देख लें तो कॉपर का है 2 2 ज़ा 4 और 2 6, तो इधर 6 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन का 1 2 ज़ा 2, ऑक्सीजन का ऑलरेडी 2 है ही, सल्फर का 1 है, सल्फर का 1 है, बैलेंस्ड है, ठीक है। तो इस तरह से हमको कॉपर मेटल मिलता है। अब आ जाइए पेज नंबर 51 पर। यहाँ तक ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, क्लियर है इतना? प्रियांशी, समीक्षा, गार्गी, सुकृति, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है। उसके ओके, इसके बाद पेज नंबर 51 पर आ जाइए। पेज नंबर 51 पर अब हम नेक्स्ट करेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का मतलब क्या है कि भाई अब मेटल्स की हमको रिफाइनिंग करनी है। रिफाइनिंग का मतलब फाइन का मतलब है कि साफ़ सुथरा मेटल। रीफाइनिंग का मतलब एक बार दोबारा करना। वो दोबारा क्यों करा जाता है? जब हमको मेटल मिल गया, तो जब हमको मेटल मिल गया, अरे ये टूट जाएगा भाई, ये टूट जाएगा, इसको ऐसे कर दूँगा। तो जब हमको मेटल मिल गया, तो मेटल मिलने के बाद में क्या होता है कि मेटल के बाहर की जितनी भी इम्प्योरिटीज़ थी, वो इम्प्योरिटीज़ तो हमने हटा दी। लेकिन क्या है कि जब हमको मेटल मिला ना, तो मेटल कैसे बनता है? मेटल बनता है छोटे छोटे पार्टिकल्स से, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से या छोटे छोटे एटम से, उसे मिलकर पूरा का पूरा मेटल तैयार होगा। अब हम ऐसा करते हैं कि एक एग्जांपल लीजिए, जैसे ये है कि हमारे पास मिट्टी है और बिल्कुल साफ़ है। मतलब साफ़ मिट्टी का मतलब ये है कि मिट्टी के अंदर और कोई चीज़ मिक्स्ड नहीं है, ठीक। और हमने क्या करा कि मिट्टी अपने पाउडर्ड फॉर्म में है। अब उस पाउडर को हमने क्या करा, उस पाउडर में पानी मिला दिया, उसको मिक्स करना शुरू करा, तो कीचड़ बन गया। भाई मिट्टी में जब पानी मिल जाता है तो कीचड़ बन जाता है। अब उस कीचड़ को हमने क्या करा कि हमने वो जो रेक्टेंगुलर शेप होती है, जो सांचे होते हैं इसके, जिसमें ईंट बनाई जाती है, अरे ईंट बनती हुई देखी है कभी? तो कभी मन करे तो देख सकते हो, उसके लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना है, पीछे भट्टे ही भट्टे हैं, सारे ईंट ही ईंट बनती हैं यहाँ पर। तो जब चाहें तब देख सकते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि इंडस्ट्रियल विजिट के नाम पर स्कूल वाले लेकर क्यों नहीं जाते। उन ले जाना चाहिए, बहुत बढ़िया और बड़ा आसान सा तरीका है। भाई आपने मिट्टी ली, पाउडर्ड फॉर्म में मिट्टी है,
तो मिट्टी में आपने पानी मिला दिया और उसको ऐसे ऐसे आपने घुमा दिया तो उसका कीचड़ बन गया। तो वो जो मिट्टी का पूरा पेस्ट तैयार हुआ है उसको रेक्टेंगुलर शेप के सांचे होते हैं लोहे के, उसमें डाल दिया। उसमें डालने के बाद पूरी पूरी ट्रे होती है, उस पूरी ट्रे को जो आपको एक चिमनी नहीं दिखाई देती यहाँ पर दूर से, अगर आप देखते हैं तो लंबी लंबी चिमनी दिखाई देती है, उसके नीचे एक सेक्शन होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें 2-3 आदमी मिलते हैं, 2-3 आदमी मिलकर उसके अंदर डाल देते हैं। वहाँ कोयले से आग लग रही होती है, आग लग रही होती है तो जैसे बेकरी में ब्रेड सिकती है ना या बिस्किट सिकते हैं, वैसे ही जो ईंटें हैं, ये मिट्टी जो है ये सिकना शुरू हो जाती है। और जब ये सिक जाती है, सिकने के बाद अब ये थोड़ी सी सॉफ्ट फॉर्म में होती है, तो उसमें ठप्पा लगा दिया जाता है और निकालते हैं उसको, उस पर ठप्पा TBF और त्यागी ब्रिक फील्ड्स, ठीक है। तो वो सारे वो लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी उस पर जो ईंटें होती हैं उस पर नाम भी लिखा रहता है, तो वो BF जनरली लिखा रहता है। तो BF मतलब ब्रिक फील्ड है, ठीक है। और उससे पहले जो भी उस भट्टे के मालिक का जो भी नाम है उसका नाम भी लिखा रहता है किसी किसी पर। तो हाँ, अच्छा, हाँ, ये एक खतरा है, ये एक खतरा, पता चला आपस में ही मारना शुरू कर दिया एक दूसरे को। तो जो है उसमें जब उसको डालते हैं अंदर, डालने के बाद निकाल लेते हैं। अब निकालने के बाद में उसको रख दिया जाता है, खुले में रख दिया जाता है ताकि वो सूख जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। मिट्टी जब गर्म होती है तो उसको ठंडा होने में टाइम लगता है। तो इस तरह से मिट्टी वो ईंट बन जाती है। अब आप ये सोचिए कि अब आपने जो मिट्टी है उस मिट्टी के अंदर थोड़ा थोड़ा रेत मिला दिया, जो पाउडर्ड फॉर्म में मिट्टी है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा रेत मिला दिया, और रेत मिलाने के बाद में फिर ईंट बनाई। तो वो जो आपको ईंट दिखाई देगी ना, उस ईंट को जरा आप ऐसे ऐसे अगर धूप में देखोगे तो आपको जो सैंड के क्रिस्टल्स हैं वो थोड़े थोड़े दिखाई देंगे जब वो ईंट बनकर तैयार हो जाएगी। इसका मतलब वो प्योर मड की नहीं बनी हुई है, वो प्योर मड की बनी हुई नहीं है, उसमें कुछ मिक्स कर दिया है। वहीं आपने क्या करा कि नहीं एक और नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। नया एक्सपेरिमेंट क्या करा? नया एक्सपेरिमेंट ये करा कि भाई जो ये होता है क्या कहते हैं, अरे कैल्शियम ऑक्साइड मिला दिया उसके अंदर। आजकल एक और नया एक्सपेरिमेंट चल रहा है, क्या? बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े ट्रक्स स्क्रैप होते हैं, जब स्क्रैप होते हैं तो उनके टायर होते हैं वो घिसे पिटे टायर होते हैं, बिल्कुल घिस चुके हैं टायर। अब वो जो टायर है उसकी रबर इतनी ख़राब हो गई है कि उसको रिसाइकिल करके नया टायर नहीं बनाया जा सकता। तो वो जो टायर हैं, वो टायर ये जो हैं ब्रिक फील्ड वाले, भट्टा वाले जो हैं, ये खरीद लेते हैं, उन टायरों को जला देते हैं। अब उन टायरों को जो जलाते हैं ना, तो ये होता है कि हम जानते हैं कि रबर जब पिघलता है ना, जब पिघलता है और जब रबर को सूखने का मौका देते हैं तो रबर की होल्डिंग पावर बड़ी स्ट्रांग होती है। तो वो क्या करते हैं कि अब मिट्टी में थोड़ी थोड़ी रबर भी मिला देते हैं, और जब रबर मिला देते हैं, आपने देखा होगा थोड़ी सी जो कुछ ईंटें ऐसी भी आती हैं जो थोड़ी काली होती हैं, तो वो थोड़ी महंगी होती हैं। उसमें क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी सी रबर जो है, मतलब पिघला हुआ जो टायर है वो मिक्स करना शुरू कर देते हैं। तो वो ईंट थोड़ी ज़्यादा मजबूत होती है, उससे जब घर बनाते हैं तो वो ज़्यादा मजबूती के साथ में चिपकता है, सीमेंट को ज़्यादा अच्छे से होल्ड करता है। तो नए नए एक्सपेरिमेंटल लोग करते रहते हैं, ठीक है। राख जो होती है, लकड़ी की जली हुई राख जो होती है, लकड़ी की राख की भी ईंटें बनती हैं, वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, नाजुक होती हैं, नाजुक वो, और वो ईंटें सस्ती आती हैं। वो कहाँ बनाई जाती हैं? फॉर एग्जांपल, रोड के किनारे आपने बहुत सारे ढाबे देखे होंगे, आपके मन में आता होगा यार ये ढाबा प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं बना रखा, साफ़ सुथरा क्यों नहीं बना रखा है, टीन डाल दी ऊपर, ठीक है, और ये मतलब ऐसी ईंट, उस पर वाइट वॉश भी नहीं कर रखा है, ऐसी ईंटें लगा दी। तो वो क्या होता है कि वो गवर्नमेंट की ज़मीन है, आपने वैसे ही कब्जा लिया उसको, आपने वैसे ही बना लिया कि चलो वैसे तो हमें पता है कि यहाँ से रोड निकल कर जाएगी, जब तक नहीं गवर्नमेंट का ध्यान जाता तब तक हम अपना ढाबा ही चला लेते हैं या हम अपनी कोई छोटी सी दुकान चला लेते हैं। तो उसमें लोगों को उतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती कि भाई थोड़े दिनों तक हमने दुकान चला दी, फिर उसके बाद में जब गवर्नमेंट आके उसको प्लेन करेगी तो ठीक है भाई कर दे प्लेन, मैंने तो वैसे ही सस्ती वाली ईंटें लगाई थी, मैंने तो वैसे ही दीवार नहीं बनाई थी इसकी, तो वहाँ पर ऐसी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें आप ये समझिए कि इन सब चीज़ों में थोड़ी थोड़ी क्या मिक्सड है, इम्प्योरिटी मिक्सड है। इम्प्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि वो कोई गंदी चीज़ मिक्स है, इम्प्योर का मतलब नहीं गंदा, प्योर का मतलब साफ़ सुथरा नहीं। इम्प्योर का मतलब ये हो गया कि अगर पानी है, पानी प्योरेस्ट फॉर्म में है, अब उसको इम्प्योर करना है। इम्प्योर करने का मतलब ये नहीं है कि आपने लाके उसमें मिट्टी या कीचड़ डाल दिया, ले भाई इम्प्योर हो गया ये ना। उसका मतलब ये है कि आपने पानी के अलावा कुछ मिक्स कर दिया। पानी के अलावा आप ग्लूकॉन डी भी मिक्स करोगे ना उसमें, तो हम कहेंगे कि पानी इम्प्योर हो गया, केमिस्ट्री के टर्म्स में इम्प्योर हो गया। हालांकि आप उसको पीते हैं, ठीक है, आपने नमक डाल दिया शिकंजी बनाने के लिए, तो भी आप कहेंगे कि ये इम्प्योर हो गया, वाटर के अलावा कुछ मिक्स है। ऐसे ही जब हमने ग्राउंड से किसी चीज़ को निकाला, उसका रिएक्शन करवाया, तो जैसे ये कॉपर भी मिला ना, तो ऐसा भी होता है कि इस कॉपर के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ मिक्सड हैं, इस कॉपर के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ मिक्सड हैं। उन इम्प्योरिटीज़ में गोल्ड भी होता है, उन इम्प्योरिटीज़ में सिल्वर भी होता है।
अब गोल्ड, ऐसी इम्प्योरिटी तो सबको पसंद है, भाई गोल्ड मिल जाए मेरे को, बड़ा पैसा है, गोल्ड तो बहुत महंगा है, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब आपको कहानी सुनाता हूँ, उसमें क्या करना है आपको, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो रिफाइनिंग कैसे करी जाती है, हमको मेटल तो मिल गया, अब जब मेटल बना होगा कुदरत में, नेचर में, जब अपने आप बना होगा, जैसे भी बना होगा, तो वो जो मेटल बना है और वो सदियों से, हजारों लाखों सालों से ज़मीन के अंदर दबी होगी कोई चीज़, और उससे वो रिएक्शन जैसे भी होते होंगे होकर उसका और बना होगा। तो हम ये कहते हैं कि वो जो मेटल बना, उस मेटल के अंदर ज़रूरी थोड़ी है कि मेटल के ही सारे पार्टिकल्स मिक्स हो गए हों, कुछ और मिक्स हो गया हो, ठीक। तो वो रिफाइनिंग से पता चला कि जो नेचुरली भी चीज़ बनती है उसमें भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कुछ मिक्सिंग होती है। कैसे? द मेटल्स प्रिपेयर्ड, देखिएगा पेज नंबर 51 पर आ जाइए। द मेटल्स प्रिपेयर्ड by the various reduction processes usually contain some impurities, थोड़ी बहुत impurities होती हैं, so they are impure. The process of purifying impure metals is called refining of metals. The most important and most widely used method for refining impure metals is electrolytic refining. Electrolytic refining में क्या होता है, a thick block of the impure metal is made anode. तो impure metal का जो एक कोई थिक ब्लॉक हम ले लेते हैं और उसको एनोड बना देते हैं। एनोड का मतलब क्या है, एनोड का मतलब होता है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, उसको एनोड बोलते हैं। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, उसको कैथोड बोलते हैं। नाम से देखिए अजीब लगता है, कैथोड, दिमाग में आता है कैथोड, कैटायन से मिलता जुलता है, और कैटायन पॉजिटिव आयन होता है तो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, नहीं, उल्टा है। कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो आप क्या करेंगे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में आपने क्या करा कि इधर एक बैटरी ले ली, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया। जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पर पॉजिटिव मतलब एनोड, तो इस पर आपने क्या करा, इस पर आपने इम्प्योर कॉपर को अटैच कर दिया, इसके साथ फिक्स कर दिया। इम्प्योर कॉपर, और पहले से आपके पास कोई प्योर कॉपर की स्ट्रिप थी, छोटी सी पतली सी डंडी थी कोई प्योर कॉपर की, उसको आपने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल यानी कि कैथोड के साथ, और इसको डिप कर दिया एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो कंडक्ट करे, जो कंडक्टर हो, और उसका कंडक्शन और बढ़ाने के लिए, किसी भी चीज़ का कंडक्शन बढ़ाने के लिए उसके अंदर 2-3 बूंदे एसिड की डाल दीजिए तो वो और अच्छा कंडक्टर हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या करा, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट CuSO4 सॉल्यूशन। तो आपने क्या करा कि कॉपर सल्फेट ले लिया। कॉपर सल्फेट एक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब एक लिक्विड कंडक्टर, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं। तो ऐसा लिक्विड जो कंडक्ट करे दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। अब आप क्या करेंगे, अब आपने इसमें बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको। इम्प्योर कॉपर का मतलब क्या है कि ये वो कॉपर है जो हमको रिडक्शन करके मिला है, ठीक है, जैसे ये कॉपर मिला है हमको यहाँ पर। अब क्या होता है कि जब इम्प्योर कॉपर आपने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर आपने प्योर कॉपर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो चक्कर क्या है कि ये नेगेटिव टर्मिनल है कैथोड और ये कॉपर है। तो कॉपर जो है ना, कॉपर क्या बनाता है, कैटायन बनाता है या एनायन बनाता है? कॉपर क्या बनाता है, कैटायन। कॉपर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है? डोनेट करता है। डोनेट करेगा तो पॉजिटिव आयन बनाएगा, पॉजिटिव आयन मतलब कैटायन, पॉजिटिव आयन बनाएगा, और ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव टर्मिनल इस प्योर कॉपर को छोड़ेगा नहीं, चिपका कर रखेगा अपने साथ। क्यों? नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, तो ये चिपक के रहेगा, ये इसको छोड़ेगा नहीं।
और जैसे ही आपने बिजली ऑन करी, मतलब ये बैटरी आपने कनेक्ट करी, और ये वाला जो इम्प्योर कॉपर है बेचैन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाएगा। क्यों भाई, तुमने मेरे को पॉजिटिव से क्यों कनेक्ट कर दिया, ये तो मेरा शत्रु है, मैं तो इसके साथ रह नहीं सकता। भाई पॉजिटिव तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा ना, और ये पॉजिटिव टर्मिनल इसको रिपेल करना शुरू करेगा, निकल भाई तू निकल यहाँ से, निकल निकल, तो इसको निकालना शुरू कर देगा। तो क्या होगा, इसमें एजिटेशन होगा, धीरे 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 वाइब्रेशन शुरू होगा, वाइब्रेशन शुरू होगा तो इसके अंदर से कॉपर के असली वाले आयंस जो सचमुच में पॉजिटिव आयंस है वो टूट टूट कर निकल कर जाने लगेंगे। अब जब वो टूटेंगे तो टूटने के बाद वो जाएंगे कहाँ, टूटने के बाद वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जाएंगे। तो जैसे ही इस सॉल्यूशन में वो जाएंगे तो जाते ही क्या होगा, इसको एक रास्ता मिल जाएगा। क्या रास्ता मिलेगा, क्योंकि ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। करंट कहाँ से फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा। तो पॉजिटिव से करंट निकला तो सही, लेकिन नेगेटिव तक डायरेक्टली जुड़ाव नहीं है, तो जुड़ा हुआ नहीं है। अगर ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता तो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाता। तो हमने क्या करा, हमने इसके अंदर एक ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर के थ्रू क्या होगा, कंडक्टर के थ्रू होगा। जैसे देखिए एक एक्सपेरिमेंट ये भी होता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक बैटरी है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर निकाला, नेगेटिव टर्मिनल से वायर निकाला और उसको एक बल्ब से जोड़ दिया। अब मान लीजिए वो जो वायर है वो हमने बीच में से काट दिया, जब हमने काट दिया उसको बीच में से तो बल्ब जलेगा नहीं। अब वो जो कटे हुए दोनों हिस्से हैं ना वायर के, उसको आप क्या करो, उसको आप किसी भी आप वाटर के अंदर डिप कर दो, वाटर में जिसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिक्सड है, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट वाटर गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। वाटर में डिप कर दो, बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। तो कंडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, वाटर के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट के थ्रू कंडक्शन हो रहा है। तो कॉपर के आयन टूटे, कॉपर सल्फेट में फ्लो कर करके गए और इस वाले कॉपर पर चिपकना शुरू हो गए। क्यों चिपकना शुरू हो गए, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव पर ये धीरे धीरे चिपकना शुरू हो जाएंगे। अब होगा क्या, धीरे 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 हम अपनी आंखें मल के देखेंगे ये क्या, ये जादू है, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये हो क्या रहा है। हमें ये दिखाई देगा कि ये वाला कॉपर तो पतला होता चला जाएगा, ये जो रॉड है, और ये जो थिन रॉड थी धीरे धीरे मोटी होती चली जाएगी। तो होती जाएगी। फिर एक चीज़ और दिखाई देगी, सॉल्यूशन थोड़ा धुंधला सा पड़ता जाएगा, ठीक है। पहले जो ट्रांसपेरेंट दिख रहा था वो थोड़ा धुंधला पड़ता जाएगा, और धीरे 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 जब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल मतलब बहुत ही पतली हो जाती है, ये बिल्कुल एक वायर के जैसे रह जाता है। ये जो इतना मोटा कॉपर था ये बिल्कुल एक वायर के जैसा रह जाएगा। और हम यहाँ देखेंगे, यहाँ नीचे ना ऐसा लगेगा जैसे मिट्टी इकट्ठी हो गई हो, जैसे मिट्टी इकट्ठी हो गई हो। तो उसमें क्या होता है कि नेचर में, कुदरत में जब भी कॉपर बना होगा, 1000 लाख जितने भी सालों में बना होगा, तो वो जो कॉपर बना होगा तो उस कॉपर के बनने के दौरान कुछ मिट्टी के पार्टिकल्स भी चले गए होंगे, कुछ गोल्ड भी चला गया होगा, कुछ सिल्वर भी चला गया होगा, कुछ प्लेटिनम भी चला गया होगा। क्यों चला गया होगा ये कॉपर के साथ, वो भाई ये कहीं भी चले जाते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये कहीं भी चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, कहीं भी रिएक्टिव नहीं होते, कहीं भी किसी के भी साथ रख दो इसको, कहीं भी रख दो वहीं एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि रिएक्टिव ही नहीं है, इनको किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करना, ठीक है ना। तो इसलिए गोल्ड कहीं भी मिल जाएगा आपको। तो अब क्या है कि यहाँ पर एक मिट्टी जैसा इकट्ठा हो जाता है, कीचड़ सा इकट्ठा हो जाता है, इसको बोलते हैं एनोड मड, एनोड में से निकली हुई मिट्टी, एनोड मड। अब ये जो एनोड मड है, इस एनोड मड को क्या करा जाता है, इस एनोड मड को निकाल कर कॉपर सल्फेट में से छन्नी होती है बहुत बड़ी बड़ी, उन छन्नियों में ऐसे छान छान कर डाला जाता है, ठीक है। और फिर उसको सुखाया जाता है, फैलाया जाता है, और उसमें से ढूंढा जाता है कि गोल्ड के कितने आपको पार्टिकल्स मिल रहे हैं, सिल्वर के कितने पार्टिकल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग करते हैं इस चीज़ को। कॉपर की रिफाइनिंग में ज़्यादातर गोल्ड और सिल्वर मिलता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर मेंशन कर रखी है, देखिए। The positively charged copper ions Cu2+ from the copper sulfate solution go to the negative electrode by taking electrons from the cathode get reduced to copper atoms, ठीक है। As the process goes on, अब ये बीच में 2 रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शन अभी बता दूंगा आपको कैसे लिखना है। As the process goes on, मैं अभी पेज नंबर 52 पर हूँ। As the process goes on, impure anode becomes thinner and thinner, impure anode becomes thinner and thinner, whereas pure cathode becomes thicker and thicker, thus pure copper is obtained at the cathode। तो pure copper मेरे को cathode पर मिल जाता है। The metallic impurities present in impure copper can either be more reactive or less reactive। जो impure copper में metallic impurities थी, कुछ ज़्यादा reactive भी हो सकती हैं, कुछ कम reactive भी हो सकती हैं, ठीक है। Now the more reactive metals like iron present in impure copper pass into the electrolyte solution and remain there। तो जो ज़्यादा reactive वाले हैं वो तो electrolyte solution में पास कर जाएंगे, उसमें चले जाएंगे, लेकिन जो लेस रिएक्टिव है जैसे कॉपर और सिल्वर, वो चुपचाप यहाँ मिट्टी के तौर पर इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड द लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर प्रेजेंट इन द इम्प्योर कॉपर
collect at the bottom of the electrolytic cell below the anode in the form of anode mud. Gold and silver metals can be recovered from the anode mud. तो गोल्ड और सिल्वर मेटल्स को एनोड मड से रिकवर करा जा सकता है, ठीक है। अब जरा जो ऊपर मैंने दो रिएक्शंस छोड़े हैं वो देख लीजिए। वो दो रिएक्शंस जो हैं ये ऊपर वाले, ये आपके लिए कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है, ये मैं आपको बताता हूँ। रिएक्शन में आपको ये दिखाना है कि एनोड पर क्या रिएक्शन हुआ और कैथोड पर क्या रिएक्शन हुआ। एनोड पर हाँ जी, कैथोड पर क्या हुआ? कैथोड पर जो Cu2+ था, Cu2+ कहाँ से टूटा? एनोड से टूटा। एनोड से टूटा, इधर उधर घूम रहा था तो यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है। तो नेगेटिव टर्मिनल पर के पास क्या है? नेगेटिव टर्मिनल के पास प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तभी तो वो नेगेटिव टर्मिनल है। उसके बाद बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और इलेक्ट्रॉन तो मेरे को मिल रहे हैं कैथोड के पास, तो एकदम से कैथोड के पास जाएगा। तो Cu2+ क्या है? कॉपर का आयन जो कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिल जाएंगे कैथोड पर। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिए और जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए ये कॉपर एटम में कन्वर्ट हो गया, कॉपर बन गया। समझ गए? कैथोड पर रिएक्शन क्या हुआ? कैथोड के पास नेगेटिव टर्मिनल है, इसके पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। Cu2+ क्या है? कॉपर है। कॉपर के आउटर मोस्ट शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो उसने डोनेट कर दिए थे, तभी तो वो कॉपर आयन बना। तो कॉपर आयन को वापस कॉपर एटम बनने के लिए वो जो 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर चुका था वो वापस गेन करने हैं। वो कहाँ से मिलेंगे? नेगेटिव टर्मिनल से मिलेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो वापस से कॉपर एटम बन गया, ये कॉपर बन गया। ये तो कैथोड पर हुआ रिएक्शन। उसके बाद देखिए एनोड पर क्या हुआ था। एनोड पर क्या हुआ? एनोड पर यह हुआ कि कॉपर तो था ही मौजूद, लेकिन इस पॉजिटिव ने इसको भगाना शुरू करा यहाँ से। तो जब इसने इसको रिपेल करना शुरू करा तो जो कॉपर था, कॉपर के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, कॉपर मूव नहीं करेगा ऐसे, एटम बन के मूव नहीं करेगा। एटम बनकर तो वो स्टेबल हो जाएगा, एक जगह रुक जाएगा। तो मूव कौन सी चीज़ करती है? आयन करती है। अब वो मूव ऑन करना चाह रहा है, वो निकलना चाह रहा है, तो वो निकलेगा कब? वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ही निकलेगा, वैसे नहीं निकल सकता। तो उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो क्या बन गया? Cu2+। ये रिएक्शन हुआ एनोड पर। बताइए, क्लियर है? ठीक है, चलिए जी। इसके बाद आप ये देखिएगा, एक क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? एन ओर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद अ डाइल्यूट एसिड, व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू कन्वर्ट? क्या दे रखा है? एन ओर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद अ डाइल्यूट एसिड। एक ओर जो है जब उसको डाइल्यूट एसिड के साथ में उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू कन्वर्ट सच अ कंसंट्रेटेड ओर इनटू अ फ्री मेटल? एक और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा और देता है बताएंगे? कैल्सिनेशन वाला, यानी कि कार्बोनेट और। तो आंसर देखिए इसका, व्हेनेवर अ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट्स विद अ डाइल्यूट एसिड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो जब एक मेटल कार्बोनेट किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सिंस दिस ओर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद अ डाइल्यूट एसिड, सो इट इज अ कार्बोनेट ओर। A carbonate ore can be converted into free metal in 2 steps. कैल्सिनेशन, पहले कैल्सिनेशन करेंगे ताकि ऑक्साइड मिल जाए उसका, फिर उसका रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन किन के साथ करते हैं? वो लिखे थे ना मैंने 4 एलिमेंट्स, कार्बन, सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। तो उन 4 की हेल्प से हम रिडक्शन करते हैं। तो स्टेप 1 है मेटल कार्बोनेट, उसका कैल्सिनेशन करा। कैल्सिनेशन क्या होता है? बर्निंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें मेटल ऑक्साइड मिला प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिला। फिर मेटल ऑक्साइड का कार्बन के साथ में एडिशन करवाया तो रिडक्शन हो गया, मेटल मिला प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिला। तो ये 2 स्टेप्स आपने यहाँ पर बता दिए। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद पेज नंबर 53 पर आ जाइए। पेज नंबर 53 पर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कोरोजन। ठीक है, कोरोजन आप जानते हैं, ये मेटलर्जी वाला भी पोर्शन खत्म हो गया।
ठीक है। अब कोरोजन करना है, तो कोरोजन का मतलब क्या होता है, किसी भी मेटल का खराब हो जाना। जैसे जो मेजरली आपने कोरोजन देखा होगा वो आपने लोहे का देखा होगा। लोहा अगर ओपन एटमॉस्फेयर में पड़ा हुआ है तो उस पर जंग लग जाता है, तो लोहे पर जब जंग लग जाता है उसी को हम बोलते हैं कोरोजन, खराब हो जाना उसका। The eating up of metals by the action of air, the eating up of metals by the action of air, moisture or a chemical such as an acid on their surface is called corrosion. The eating up of metals, एयर, मॉइस्चर या फिर कोई केमिकल जब एक इसको मेटल को, जब मेटल को खा जाता है, खाने का मतलब क्या है, उस मेटल को खराब कर देता है, तो इस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। अब देखिएगा रस्टिंग ऑफ आयरन, एग्जाम्पल है कोरोजन का, रस्टिंग ऑफ आयरन। द कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। तो आयरन के खराब होने को ही, यानी कि आयरन के कोरोजन को ही हम रस्टिंग कहते हैं, स्पेशल टर्म है उसके लिए रस्टिंग। व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डैम्प एयर और वाटर, जब किसी आयरन ऑब्जेक्ट को डैम्प एयर यानी कि ऐसी एयर जिस एयर में मॉइस्चर है, जब वहाँ पर रख देते हैं किसी आयरन ऑब्जेक्ट को, तो उसको ऑक्सीजन भी मिल रही है और थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर भी मिल रहा है, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें रस्टिंग हो जाती है। ठीक है। फॉर अ कंसिडरेबल टाइम इट गेट्स कवर्ड विद अ रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। तो आयरन गेट्स कवर्ड विद अ रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, तो उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है, उसको हम रस्ट बोल देते हैं। दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर। तो रस्टिंग ऑफ आयरन मेजरली किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब भी कभी एयर हो, ऑक्सीजन हो या वाटर हो, ये सब अगर प्रेजेंट हैं आसपास जहाँ पर भी आयरन रखा हुआ है, तो उसमें रस्टिंग हो जाती है। ठीक है। अब प्रिवेंशन कैसे करी जा सकती है रस्टिंग की, तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के कोई 2 या 3 मेथड पूछे जाते हैं, इसीलिए चौथा मेथड मैंने पूरा लिखा नहीं है, वो अधूरा ही रह गया। 3 मेथड है बस, बहुत है। पहला है रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। तो अगर आयरन है, अब ऐसे ही सोचिए आप कि आयरन लिया इंडस्ट्री से, आयरन बनकर आया, फ्रेशली कट पीस ऑफ आयरन है, और उसके हेल्प से हमने एक गाड़ी बना दी, ठीक है, और उस पर कोई पेंट वेंट नहीं करा, बस ऐसे ही बना दिया उसको, तो 1-2 साल में ख़त्म हो जाएगी ना, बेकार हो जाएगी खुद ही, क्योंकि उस पर तो लगातार रस्ट पानी में भी चलेगी, वो हवा उस पर लगातार लगी रही है, तो वो तो रस्ट लग लग कर, जंग लग लग कर, वो तो धीरे धीरे दरवाजा ही पता चला टूट कर गिर गया उसका। ठीक है। तो इसलिए पेंट करने से ही आयरन की लाइफ बढ़ी रहती है, नहीं तो आयरन खराब हो जाता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। सेकंड है रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। बाय डूइंग सो ऑब्जेक्ट डज नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर और मॉइस्चर। तो जितने भी जो बड़ी बड़ी मशीनरी होती हैं, बड़े बड़े इंजन्स होते हैं, उनके जितने भी पार्ट्स हैं, जब वो मूव करते हैं तो उनको ऐसे ही ना ड्राई नहीं चलाया जाता, उन पर क्या करा जाता है, या तो ऑयल की एक लेयर डिपॉजिट करी जाती है या उसके ऊपर ग्रीस लगाई जाती है। तो वो लुब्रिकेशन सिर्फ उसको स्मूथली रन कराने के लिए नहीं होता, उसको रस्ट से बचाने के लिए भी होता है। थर्ड देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है उसके ऊपर किसी दूसरे मेटल की लेयर डिपॉजिट कर देना। ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो आयरन के ऑब्जेक्ट्स पर जिंक की एक पतली लेयर को डिपॉजिट करना ही गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है। बस 3 मेथड्स कर लिए, बस बहुत है। ठीक है जी। इसके बाद और कुछ नहीं, मेटल एंड नॉन मेटल आपका कंप्लीट है। कोरोजन का मतलब ये होता है कि कोई भी मेटल का एयर के, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आकर ख़राब हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड कोरोजन। तो जैसे आयरन है, आयरन को अगर हमने पेंट नहीं कर रखा है, ठीक है, और ऐसे ही एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दिया, तो आयरन कुछ डार्क कलर का नहीं हो जाता, उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, उसको कहते हैं जंग लगना। तो उसी को रस्टिंग कहते हैं। और रस्टिंग को प्रिवेंट करने के ये 2-3 मेथड्स हमने देख लिए। पेंट करके हो सकता है, ऑयल या ग्रीस लगाकर हो सकता है, या फिर गैल्वेनाइजेशन करके हो सकता है, बचाया जा सकता है आयरन। मैं समझ रहा हूँ। वो क्या है ना कि हम सिर्फ आयरन के साथ उसका रिएक्शन करवा रहे हैं, उसका हम मिक्सचर बना रहे हैं, हम उसको कंपाउंड नहीं बना रहे। हाँ, अगर उसका आयरन ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो फिर वो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, जिंक ऑक्साइड बना देगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेटल को मेटल से ज्वाइन कर रहे हैं। तो मेटल को जब मेटल से ज्वाइन करते हैं तो अलॉय बनता है।
आप ये देखिए डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब एक मेटल होगा और दूसरा मेटल ऑक्साइड होगा, या कोई भी मेटल का कोई भी कंपाउंड होगा, तभी तो वो मेटल को डिस्प्लेस करके खुद वहाँ कंपाउंडिंग कर लेगा। तो मेटल को जब मेटल से ज्वाइन करते हैं तो अलॉय बन जाता है। अलॉय इज अ मिक्सचर, वो कोई रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, बस ये इतना कर लीजिए। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवाऊंगा साइंस में नेक्स्ट। ओके ओके।